नमस्कार। आज से हम लोग यूपीपीसीएस का पेपर 5 की शुरुआत कर रहे हैं। ये पहली क्लास है। आज हम लोग बेसिकली देखेंगे कि पेपर 5 का सिलेबस क्या है। वैसे इसमें एक बात भी आप ध्यान रखें कि जो क्वेश्चंस के पैटर्न है उसके एग्जाम्पल्स कम है, उसको हम लोग देखेंगे क्योंकि अभी तक सिर्फ एक बार पेपर 5 और पेपर 6 करके एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है। क्योंकि जब से ऑप्शनल समाप्त हुआ है, ये पहला एग्जामिनेशन जो पार हुआ मेंस का एक ही बार हुआ है। तो उसको देखेंगे कि आखिर पेपर 5 में सिलेबस में क्या क्या है, उसको डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या अंदर घुस करके बात करेंगे, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना चाहिए उस सिलेबस में, वह भी देखेंगे। और यह भी देखेंगे क्वेश्चन कहां कहां से आ रहे हैं। आज की क्लास मुख्यतः इस पर होगी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो हम लोग इसको भी आगे बढ़ाएंगे और प्रत्येक टॉपिक पर क्या क्या हम लोगों को टॉपिक पढ़ने चाहिए उस हिसाब से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डिस्कशन करते जाएंगे। पूरा का पूरा यह जो सीरीज है ये आप तक पहुंचे आपकी सुविधा के लिए, और प्रयास है कि यह आप तक एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ही पहुंचे। चलिए पेपर 5 पर आते हैं। बहुत कम सूचनाएं हैं लोगों के पास में, देखते हैं, डिकोड करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को कहां तक यह सार्थक लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए, जब आप पेपर 5 पर आते हैं, पेपर 5 वैसे पेपर 6 जो है वो पूर्णतः यूपी यानी उत्तर प्रदेश ओरिएंटेड ही है, मेंस का है केवल, प्री से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यदि पेपर 5 को आप सिलेबस को देखते हैं, मैं फिलहाल एक सरसरी निगाह से केवल आपको सिलेबस बता देता हूं तुरंत 5 मिनट में। सिलेबस जो है जरा देखेंगे हम लोग तो आपको दिखेगा। फर्स्ट में है हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर, एंशिएंट सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर। अभी हम इस पर नहीं घुस रहे अंदर, पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अंदर घुसेंगे। 20 टॉपिक है। दूसरा नंबर पर क्या है? आर्किटेक्चर है, देयर सिग्निफिकेंस है, मेंटेनेबिलिटी है, म्यूजियम्स है, आर्चीव्स है, आर्कोलॉजी ऑफ द उत्तर प्रदेश है। हिंदी में देखें इसको तो वास्तुकला, उसका महत्व भी आया है, रख रखाव, संग्रहालय, पुरालेख, यूपी के पुरातत्व, यह है। तीसरे नंबर पर जब हम लोग आएंगे तो कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन प्री एंड पोस्ट 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया, यानी 1857 की क्रांति से, स्वतंत्रता संग्राम से पहले और बाद दोनों में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का योगदान, उत्तर प्रदेश। अगला है चौथा में देखेंगे तो इमिनेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड पर्सनालिटीज ऑफ द उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और व्यक्तित्व। यह है हम लोगों का चौथा। 20 हैं, धैर्यपूर्वक सुने, लिख भी लीजिएगा, अच्छा रहेगा। 5वां नंबर पर यदि हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखेंगे रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल इश्यूज। मुख्यतः यह है रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल इश्यूज। सोशल स्ट्रक्चर है इसके अंदर में, इसी के अंदर में उनके सोशल स्ट्रक्चर, फेस्टिवल, फेयर, म्यूजिक, फोक डांस, लिटरेचर, लैंग्वेजेस, है ना, डिलाइट्स, सोशल कस्टम्स ऑफ द उत्तर प्रदेश, डायलेक्ट्स एंड सोशल कस्टम ऑफ द उत्तर प्रदेश, मतलब ग्रामीण, नगरीय और जनजातीय मुद्दों में क्या क्या है, उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, साहित्य एवं भाषाएं, बोली, सामाजिक रीति रिवाज। 6ठे नंबर पर देखते हैं क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द उत्तर प्रदेश। इसमें गवर्नेंस है, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, स्टेट असेंबली भी है, स्टेट काउंसिल भी है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन है। मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, शासन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, राज्य विधानसभा और राज्य परिषद भी है, केंद्र राज्य संबंध भी। ये हम लोग का 6ठा है। 7वां देखेंगे तो पब्लिक सर्विसेज है,
पब्लिक सर्विस कमीशन है, ऑडिटिंग है, एडवोकेट जनरल है, हाई कोर्ट्स एंड जुडिशरी सिस्टम इन दी उत्तर प्रदेश है, यानी लोक सेवा से संबंधित लोक सेवा आयोग है, महाधिवक्ता है, उच्च न्यायालय है। उत्तर प्रदेश का अधिकार क्षेत्र में जो भी उच्च न्यायालय है उस पर बात होगी। स्पेशल स्टेट सेक्शन क्राइटेरिया, वैसे स्पेशल स्टेट आपको पढ़ना पड़ेगा, जो स्पेशल स्टेटस होता है जिसे किसी स्टेट को दिया जाता है, तो उससे संबंधित प्रश्न। वैसे उत्तर प्रदेश इस क्राइटेरिया में नहीं आता, लेकिन पूछा गया है, आपके सिलेबस में है, पूछा नहीं गया, सिलेबस में। तो मापदंड क्या है विशेष राज्य के चयन के, वो पूछा गया। राज्य भाषा है, कंसोलिडेट फंड है, संचित निधि है, आकस्मिक निधि भी है, स्टेट का अपना राजनीतिक दल है, और राज्य निर्वाचन आयोग भी है। इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ये 8वां। 9वें नंबर पर हम देखेंगे तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, जैसे कि अर्बन पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसीज, राइट रिलेटेड टू, है ना, राइट्स रिलेटेड टू इशू इन उत्तर प्रदेश, स्थानीय स्वशासन की बातें हैं। 10वें नंबर पर देखेंगे तो गुड गवर्नेंस है, इरेडिकेशन ऑफ करप्शन भी इसी में है, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, राइट ऑफ टू इंफॉर्मेशन एंड रेसिडेंशियल पॉलिसीज। तो मतलब इसमें क्या क्या है तो आप देख सकते हैं, सुशासन, भ्रष्टाचार उन्मूलन, लोकायुक्त, नागरिक चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार और निवारण नीतियां। निवारण नीतियां अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है, हम लोग जब पढ़ेंगे सभी 20 टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं कीजिएगा। लैंड रिफॉर्म भी पूछा गया उत्तर प्रदेश में और उसकी इम्पैक्ट क्या है। 12वां नंबर जरा देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बहुत इसको पूरा का पूरा खोल के धर दिया गया है, इशू रिलेटेड टू दी उत्तर प्रदेश सिक्योरिटी संबंधित है। इसमें सभी कुछ है, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, मतलब विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध। अजीब, बहुत अच्छा टॉपिक। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड इंटर स्टेट एक्टर इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब संचार नेटवर्क, मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा करने में बाहरी, राज्य और अंतर्राज्यीय अभिनेताओं की भूमिका या अभिकर्ताओं की भूमिका। ठीक है, यह है, ये दूसरा पॉइंट। यदि मैं इसको बात कहूं, ये ए था, ये बी है, ठीक है, यानी ये ए और ये बी। अब है सी। सी में है साइबर सुरक्षा है, धन शोधन और उसकी रोकथाम के लिए बुनियादी नियम, यानी बेसिक रूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, ये सी नंबर है। डी में आप देखेंगे तो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, मतलब विभिन्न सुरक्षा बल, एसटीएफ है, राज्य के कुछ और बल हैं, कुछ और होते हैं, वो सब भी देखना पड़ेगा सारा। तो यह सब हम लोग को पढ़ना है। फिर कुछ है सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन, संगठित अपराध भी का आतंकवाद के साथ संबंध, मतलब सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन द बॉर्डर एरिया, लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विथ टेररिज्म। तो ये जो 12वां इशू रिलेटेड टू द सिक्योरिटी इन उत्तर प्रदेश है, इसमें ये सारे चीजें शामिल, ये 12वां टॉपिक था। 13th में लॉ एंड ऑर्डर है, 14th में मेडिकल है, 15th में स्टेट एजुकेशन है, 16th में कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, करंट अफेयर भी है। 18वें नंबर पर देखेंगे जल शक्ति मिशन भी आया हुआ है, और कुछ सेंटर के कुछ वेलफेयर यानी कल्याणकारी स्कीम भी है 18वें नंबर। 19वें नंबर पर हम देखेंगे तो एनजीओज है, उसके इश्यूज क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उनके इंपैक्ट क्या है, मुद्दे, योगदान और प्रभाव। टूरिज्म है, टूरिज्म से संबंधित इशू, प्रोस्पेक्टस, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना है, वो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। 21वें नंबर पर हम आते हैं तो देखते हैं उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार पर जो इनोवेशंस है उससे संबंधित है हम लोगों का 21वां जो ये है। इसी में आपको एम्प्लॉयमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी भी है। तो ये 21 पॉइंट है, 20 नहीं, 21 पॉइंट है। पूरे सिलेबस को मैंने बताया। अब हम लोग देखते हैं कि थोड़ा खोलने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस सिलेबस में हम लोग पढ़ें क्या क्या और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उसको भी देखेंगे हम लोग।
अभी हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उस उत्तर क्या होगा वो भी धीरे धीरे देखेंगे। पहले देखते हैं क्वेश्चन कहां से आया और आखिर इस पूरे सिलेबस को डिकोड करने का एक प्रयास हम लोग करते हैं, देखते हैं। देखिए, पहला जब आप देखते हैं हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज, मैं इसमें बता दूं इस बार जो क्वेश्चन आया है वह आया था, यदि आप इसको देखेंगे तो 20 क्वेश्चंस आए थे, है ना, और 2 भागों में करके 10-10 करके, और यहां पर से आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक है उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता संबंधित स्थलों की पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई द साइट रिलेटेड टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश। सेकेंड है उत्तर प्रदेश हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म, एक्सप्लेन, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थान है, समझाइए। देखिए, इसमें आप क्या देख रहे होंगे कि आप इसमें सभ्यता देख रहे होंगे तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। दूसरा संस्कृति, संस्कृति एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है, धर्म भी संस्कृति का एक अंग है। तो बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो या वैदिक धर्म हो, आने वाले समय में इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और प्राचीन नगर तो है। तो ये 2 प्रश्न आपको मिलेंगे कि 2023 के जो मेंस में आया था ये वाला क्वेश्चन, वो आपने देखा। 2 क्वेश्चन आपने अभी तक देखा, जो पहले वाले सेक्शन से ही 2 क्वेश्चन आ गया। यदि हम लोग इस सिलेबस को और डिकोड करते हैं फर्स्ट टॉपिक को, तो आपको पता चलेगा कि यदि हम लोग पढ़ना हो, क्योंकि देखिए क्या है इसमें, इतिहास भी पूछ रहा है, सिविलाइजेशन भी, कल्चर भी और एंशिएंट सिटी भी। यदि हम लोग डिकोड करते हैं तो शायद इसमें आप पूरा कर लीजिएगा। जैसे इसमें हम लोग प्री हिस्ट्री ऑफ इन द एंशिएंट पीरियड हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि प्रागैतिहासिक काल हम लोग को उत्तर प्रदेश का पढ़ना पड़ेगा। जैसे पूरा पाषाण, पैलेलिथिक, मध्य पाषाण और नियोलिथिक यानी नवपाषाण, इनसे संबंधित आ सकता है। जैसे कि मान लो यह आ गया प्रश्न, जैसे हड़प्पा सभ्यता के साइट आ गया, तो यह भी आ सकता है कि प्रागैतिहासिक काल के साइट्स को बताइए, या यह भी आ सकता है प्री हिस्टोरिक साइट्स, या किसी एक का भी आ सकता है। जैसे कि मान लो पैलेलिथिक में है, यानी पूरा पाषाण काल में, जैसे मान लेते हैं चापानी मांडो है, बेलन रिवर वैली है। मेसोलिथिक में आपको मालूम है लखेरिया है, चौपानी मांडा है, महादाहा है, सराय नहर राय है, दमदमा है। नियोलिथिक में आपको पता है कोल्डी हवा, बेलन रिवर वैली और न जाने और भी बहुत सारी बातें। ये तो मैंने बताने के लिए आपको किया। तो जब आप इतिहास पढ़ रहे होते हैं, उत्तर प्रदेश का इतिहास, तो उत्तर प्रदेश का इतिहास जब आप पहला केवल, जब मैं इसको डिकोड कर रहा हूं इतिहास वाले सेक्शन में सिर्फ, तो इसमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों आएगा। एंशिएंट वाले में आपको फोकस क्या रखना है, ये वाला रखना है, प्रागैतिहासिक में, प्राक इतिहास में, इसमें आप फोकस रखेंगे। फिर उसने इतिहास के साथ साथ एक डिफाइन कर दिया है सिविलाइजेशन, वो इतिहास का एंशिएंट का ही भाग है, इसलिए हड़प्पा आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर एंशिएंट वाले में ही आप महाजनपद जरूर पढ़ें, कौन कौन से महाजनपद थे, 8 महाजनपद है उत्तर प्रदेश में, उस पर आ सकता है। उत्तर प्रदेश में कुछ रिपब्लिक्स हैं, वह भी आ सकता है, यानी कि गणतंत्र, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये इतिहास का भाग भी है और संस्कृति का भाग भी है। यानी महाजनपद साइट कौन कौन से हैं वो भी ध्यान में रखेंगे आप। जो उत्तर प्रदेश के कुछ रिपब्लिक्स हैं, वैसे सारे रिपब्लिक्स यहाँ दिया हुआ है, गणतंत्र सारे नहीं पढ़ना, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश में जो रिपब्लिक्स थे यानी गणतंत्र जो थे वह आपको जरूर पढ़ना होगा। फिर इतिहास एंशिएंट में ही आपको अशोक का इंस्क्रिप्शन उत्तर प्रदेश में जो मिला है वह पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे तो गुप्ताज वगैरह जो है वह बेसिकली मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में ही आ जाता है। उत्तर प्रदेश में कंट्रीब्यूशन उतना नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन कन्नौज का एक अपना महत्व है, और कन्नौज और त्रिपक्षीय संघर्ष जो राष्ट्रकूट प्रतिहार और चालुक्य, इसमें प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालों के बीच में हुआ था, और कन्नौज जो एक सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना था, तो जरूर इस पर आएगा। चंदेल और गढ़वाल राजवंश का संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो यहां तक आपको दिखेगा कि एंशिएंट एंड प्री मिडाइवल। मॉडर्न में पूरा का पूरा आप देखेंगे तो जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री है वही आपको पढ़ना है, ठीक है, वो पेपर फर्स्ट में आ जाएगा। लेकिन जौनपुर रियासत को आप जरूर अलग से पढ़ें यहां पर। फिर आप जरूर देखें कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स जो उत्तर प्रदेश आए हैं, पूरा एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, उसको भी ध्यान में रखें।
कुछ समकालीन संस्कृतियां हैं और उसका डेवलपमेंट जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो भी पढ़े। फिर इसमें देखिएगा लास्ट टॉपिक क्या है, आप देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज भी है, प्राचीन नगर है। मैं एग्जाम्पल सिर्फ बता रहा हूं, मैं अभी पूरा डिकोड नहीं कर रहा हूं कि इतना ही सिर्फ पढ़ना है, और भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्रयागराज हुआ, कन्नौज हुआ, बनारस, आगरा, कुशीनगर, ये सब स्थल आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये भी ध्यान में रखें। दूसरा जो टॉपिक आपने देखा वास्तुकला, उसका महत्व, रखरखाव, संग्रहालय, पुरालेख और यूपी के पुरातत्व। इससे एक क्वेश्चन आया था इस बार, डिस्कस द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द मोन्यूमेंट्स ऑफ द आगरा, यानी आगरा के स्मारक की स्थापत्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इसको बेसिकली प्राचीन नगर में भी आप रख सकते थे पहले वाले सेक्शन में, और इसमें भी आप रख सकते हैं। और इसको जब हम डिकोड करते हैं तो यहां पर ध्यान रखेंगे पुरातत्व में, मतलब हो सकता है सारनाथ का पिलर भी आ जाए पुरातत्व में, ध्यान रखेंगे, वह भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे सारनाथ, तो सारनाथ को भी ध्यान में रखें। ठीक है, कुशीनगर का स्तूप को ध्यान में रखें, तो ये सब इसमें आ सकता है। कुछ वास्तुकला, उस पे उसका महत्व हम लोग को पढ़ना होगा कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी वास्तुकला है, उसका क्या महत्व है। एक अलग से भी आ सकता है, प्राचीन कला की वास्तुकला को बताइए और उसका क्या महत्व है ये बताइए। फिर संग्रहालय और भी आ सकता है, जैसे मान लो प्रयागराज संग्रहालय, उस पर प्रश्न आ सकता है, क्या क्या चीजें वहां पर है उसको हम लोग को डिकोड करना पड़ेगा, क्या महत्व है उसको डिकोड करना पड़ेगा। फिर यूपी के कुछ पुरातत्व, अशोक के अभिलेख भी आ सकता है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे। वास्तुकला में आगरा का किला भी आ सकता है, आगरा तो आ चुका है, आगरा किला भी आ सकता है अलग से। फिर आगरा के स्मारक पूरा का पूरा आ चुका है, कुछ इसी ढंग से और भी चीजें आ सकती है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। तीसरा टॉपिक जो है वो आप देख रहे हैं कि भारत के 1857 स्वतंत्रता संग्राम से पहले और बाद उत्तर प्रदेश का योगदान। यहां पर दो क्वेश्चन आया है, ध्यान दीजिएगा। पहले में आया हुआ है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के योद्धाओं का योगदान, एक क्वेश्चन ये आया है, और एक बाद का आया है असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश की भूमिका पर चर्चा करें। यानी दोनों आ सकता है, पहले वाले भी सारे आ सकते हैं, जो जो छोटे मोटे जनजातीय आंदोलन हुए हैं, कुछ छोटे मोटे झड़पें हुई हैं, कुछ विद्रोह हुआ है, वह भी आ सकता है। 1857 अपना पूरा आ सकता है, और जितने भी योद्धाएं हैं उनका नाम के साथ साथ, और बाद में सारा आ सकता है। जैसे असहयोग आंदोलन यहां पर है, तो यह भी हो सकता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट आ सकता है, सीडीएम यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, तो ये सबको भी हम लोग को देखना होगा। यूपी के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और व्यक्तित्व, एक किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों का विश्लेषण करें, यह प्रश्न हम लोग का आया। तो कोई भी आ सकता है यूपी का, 1857 भी आ सकता है, मंगल पांडे भी आ सकता है, ध्यान रखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी आ सकता है, और बाकी और भी जो है। ये किसान नेता के बारे में पूछा गया था, बाबा रामचंद्र के बारे में आपको पता है, तो अन्य भी आपको इसी हिसाब से देखना होगा। किसान नेता है, कोई लेबर नेता है ना, इस ढंग से हम लोगों को चीजों को देखना होगा। रूरल अर्बन इश्यूज में इस बार जो प्रश्न आए हैं वह आए हैं ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जनजातीय पदानुक्रम और सत्ता संरचना संसाधनों और अवसर तक पहुंच को कैसे प्रभावित करती है, चर्चा की। हाउ डू कास्ट हायरार्कीज एंड पावर स्ट्रक्चर अफेक्ट एक्सेस टू द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी इन द रूरल उत्तर प्रदेश। मतलब जाति पदानुक्रम जो है, हायरार्कीज जो है, वो कैसे एक तरह से कहा जाए ग्रामीण उत्तर प्रदेश में संसाधनों और अवसरों की पहुंच को प्रभावित करता है। जातिवाद पर यह पूरा का पूरा प्रश्न था। लेकिन यदि हम इसको डिकोड करते हैं तो ये तो केवल और केवल, यदि मैं कहूं तो सोशल स्ट्रक्चर पर यह क्वेश्चन था। यदि मैं इसको डिकोड करने का प्रयास करूं तो ये एक सोशल स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन था। फेस्टिवल पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फेयर, म्यूजिक, फोक डांस, इस सब पर भी। आगरा महोत्सव पर प्रश्न आ जाए, उस पर भी ध्यान रखेंगे, वो सब भी आ सकता है। त्योहार है, कुंभ मेला हो सकता है, रामनवमी हो सकता है, ये सब भी प्रश्न आ जाए। संगीत आपको पता ही है, संगीत पर भी प्रश्न आ सकता है, जैसे बनारस घराना हुआ, लखनऊ घराना हुआ, ये सब पर प्रश्न पूछ सका जा सकता है। लोकल संगीत, फोक म्यूजिक पर भी आ सकता है। लोक नृत्य पर भी आ सकता है प्रश्न, लोक नृत्य बहुत सारे हैं। चरकुला एक नृत्य है,
इस ढंग से आपने पीटी में कई नृत्य पढ़ा होगा, उस पर प्रश्न आ सकता है। कोई एक पर आने की संभावना कम है, किसी विशेष क्षेत्र पर आ सकता है। मान लो कि बुंदेलखंड के लोक नृत्य आ जाए, ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य पर आ जाए प्रश्न, तो यह सब आ सकता है। साहित्य वगैरह, भाषाएं, बोली और सामाजिक रीति रिवाज, इस पर भी ध्यान रखेंगे। साहित्य में देखना होगा कि कौन कौन सी भाषाएं उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली है, कहीं पर भोजपुरी है, कहीं पर एक तरह से कहा जाए मिक्सचर है। तो वहां के साहित्य, वहां की बोलियां, ये सब भी हम लोग को ध्यान देना होगा। बुंदेलखंडी साहित्य, अला और उदल की, तो ये सब भी आ सकता है, इसमें ध्यान रखेंगे। वैसे इस बार जो आया है वह सिर्फ और सिर्फ सोशल स्ट्रक्चर पर एक प्रश्न आया है। आगे आप देखेंगे तो पॉलिटिकल सिस्टम, जैसा कि मैंने कहा राजनीतिक में, तो राज्यपाल की भूमिका, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल की शक्तियां, मुख्यमंत्री की शक्तियां, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। मुख्यमंत्री का इलेक्शन कैसे होता है, ये सब आ सकता है। राज्यपाल से जुड़े हुए मुद्दे आ सकते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, केंद्र राज्य संबंध, इस पर एक डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ सकता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो केंद्र राज्य संबंध को प्रभावित करते हैं। ये आपने मेन स्ट्रीम में पढ़ रखा है, यहां पर भी आपको थोड़ा सा यूपी का नाम लेते हुए आपको पढ़ना पड़ेगा। 7वें नंबर पर आप देखेंगे तो लोक सेवा आयोग, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, फिर इसमें आपको करंट भी जोड़ना चाहिए, कितने सदस्य हैं और कौन कौन से हैं। लोक लेखा परीक्षक है, महाधिवक्ता है, उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश। इससे एक प्रश्न भी आया है, ध्यान देंगे कि क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल एंड हिज फंक्शन इन द उत्तर प्रदेश। महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया और उत्तर प्रदेश में उसके कृत्यों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। समालोचनात्मक मतलब होता है कि पॉजिटिव निगेटिव को दोनों को साथ में बताते हुए आगे बढ़िए। आलोचनात्मक में क्या होता है कि पहले आप उसकी आलोचना कर दीजिए, बाद में उसके प्लस पॉइंट्स को बताइए। लेकिन समालोचना में क्या होता है कि निगेटिव पॉजिटिव दोनों बताते हुए उत्तर को लिखा जाता है। 1 मिनट। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उच्च न्यायालय की शक्तियां भी आ सकता है, यह भी आ सकता है अलग से। उच्च न्यायालय का गठन भी हो सकता है, तो इसको भी पढ़ना होगा हम लोगों को। बहुत ज्यादा इसमें नहीं आप पढ़े हुए। 8वां टॉपिक आप जब देखेंगे तो स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया आ सकता है। ये प्रश्न कि स्पेशल स्टेटस को प्रदान करने का जो क्राइटेरिया है, दर्जा है या जो क्वालिफिकेशन है, वो क्या है, उत्तर प्रदेश को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, तो ये सब प्रश्न बनते हैं। इसके साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज, कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टीजेंसी फंड, पॉलिटिकल पार्टीज है ना, राज्य भाषा, संचित निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल, राजनीतिक दल की क्या है क्राइटेरिया, किसको बोला जाता है। यूपी में निर्वाचन आयोग जो है उसकी संरचना बताइए, क्या क्या उसका काम है, क्या क्या उनको पावर्स हैं, इस पर भी प्रश्न आता है। इस पर से एक प्रश्न इस बार आया है, इस टॉपिक 8वें वाले से आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की प्रकृति क्यों विवेचना की, यानी इसने ओवरऑल पूछा है कि क्षेत्रीय दल की प्रकृति क्या है। आपको पता ही है, लोकल इशू उठाते हैं, लोकलाइज्ड है, जाति पर आधारित है, ये सब चीजें पूछा गया है। और राज्य की राजनीति में इसके महत्व पर प्रकाश डाली। यानी 8वें वाले के जो ये वाला लाइन है राजनीतिक दल, वहां से एक प्रश्न आया हुआ है, तो आने की संभावना है। निर्वाचन आयोग आ सकता है इस बार, आकस्मिक निधि वगैरह पर ध्यान देना होगा। देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अर्बन हो या पंचायती राज हो। पब्लिक पॉलिसी राइट रिलेटेड टू इशू उत्तर प्रदेश। यहां पर इस बार एक प्रश्न आया है कि डिस्क्राइब द मेजर स्टेजेस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान इन द उत्तर प्रदेश GPDC, यानी उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण की प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन की। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी था, ऐसा उम्मीद मैंने भी नहीं किया था कि यह प्रश्न इस ढंग से पूछा जाएगा। मुझे लगा साधारण पूछा जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से इस टॉपिक पर क्वेश्चन आया है, आने वाले समय में इससे टॉपिक हार्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो चाहे कुछ भी हो, वो सब भी हम लोग को इसमें पढ़ना पड़ेगा पंचायती राज के साथ साथ। क्योंकि पंचायती राज हम लोग पॉलिटी में पढ़ लेते हैं, शायद एग्जामिनर को पता है इस बात तो, इसलिए वो चाहता है कि आप पूरा का पूरा जो पेपर 5 है यूपी ओरिएंटेड, आप तैयारी भी पूरा यूपी ओरिएंटेड ही करें, ध्यान रखेंगे। 10वां नंबर पर है सुशासन, भ्रष्टाचार उन्मूलन, लोकायुक्त, नागरिक चार्टर, ई गवर्नेंस,
सूचना का अधिकार। इसमें से एक क्वेश्चन इस बार क्या आया जरा देखिए। थ्रो लाइट ऑन द ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, इट इज गुड इनिशिएटिव इन द डायरेक्शन ऑफ ई गवर्नेंस इन द उत्तर प्रदेश। एग्जामिन, उत्तर प्रदेश सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पर प्रकाश डालिए, क्या यह उत्तर प्रदेश के ई गवर्नेंस की दिशा में अच्छा पहल है? परीक्षण कीजिए। परीक्षण जब भी कहता है तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बात कहा जाता है, उपलब्धि के साथ। उपलब्धि बताते हुए उसके निगेटिव एस्पेक्ट को बताना पड़ता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर भ्रष्टाचार उन्मूलन में सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए, याद रखेंगे। इसमें हमेशा, इस टॉपिक में हमेशा करंट को आपको जोड़ करके चलना, खासकर ई गवर्नेंस हुआ, नागरिक चार्टर, ई गवर्नेंस और सुशासन। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए भी मान लेते हैं सरकार ने कोई पॉलिसीज लेकर के आया, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 10वें नंबर पर आपको करंट जोड़ना है, 11वें नंबर पर करंट नहीं जोड़ना है। इसमें है भूमि सुधार और उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव। ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, एक बार यदि आपने इसका नोट्स बना लिया तो फिर इसमें बदलाव की गुंजाइश कम है। देखिए इसमें क्वेश्चन भी आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। शुरुआत में जमींदारी उन्मूलन हुआ, बाद में चकबंदी लागू हुआ, ऐसे ऐसे करके जो अब तक होता आ रहा है। फिर आपको पता है ग्लोबलाइजेशन के बाद 1991 के बाद भी कुछ चीजें हुई हैं, तो वही वो बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। भूमि सुधार से भूमिहीन कृषि श्रमिकों को किस प्रकार लाभ हुआ, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लिखना, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। 12वें नंबर पर जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इससे जुड़े हुए बहुत सारे आए, मैंने इसको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया, साइबर सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब भी है। यहां पर ध्यान रखेंगे कि 12वें नंबर टॉपिक में आपको करंट जोड़ना पड़ेगा। ये यदि आप ये पूरा का पूरा, यदि मैं कहूं टॉपिक करंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यूपी की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे में जितने भी चीजें आप देख रहे हैं, इसमें कुछ ट्रेडिशनल है, जैसे रोल ऑफ एक्सटर्नल एंड स्टेट एंड इंटर स्टेट एक्टर, जो क्रिएट करता है चैलेंजेस इन द इंटरनल सिक्योरिटी, ये ट्रेडिशनल चीज है। लेकिन पूछा यह न जाएगा कि यदि कुछ है तो उसका क्या उपाय किया जा रहा है। तो हमेशा इन सभी टॉपिक, पांचों टॉपिक पर ध्यान रखेंगे कि करंट को हम लोग को जोड़ के चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। इस पर दो, ये जो 12वां टॉपिक था जिसमें 5 सब टॉपिक है, इसमें इस बार 2 क्वेश्चंस आए हैं, जरा गौर कीजिएगा। 2 क्वेश्चन में आप देखिएगा कि एक्सप्लेन द सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द बॉर्डर एरिया ऑफ द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों को स्पष्ट करें। आपको पता है उत्तर प्रदेश का बॉर्डर मध्य प्रदेश हुआ, उधर से होते हुए छत्तीसगढ़ हुआ, इधर आप देख रहे होंगे, सॉरी छत्तीसगढ़, मेरा कहने का मतलब मध्य प्रदेश हुआ, उससे जुड़ा हुआ जो नक्सली एरिया है वह हुआ, छत्तीसगढ़ से हल्का सा एरिया जो घुमाव करके सटा हुआ है वह हुआ। तो ये सब चीजें जो हैं ये चुनौतियां हैं। फिर आप देख सकते हैं कि उधर ऊपर में नेपाल है, तो वहां से भी चुनौतियां आती हैं लेफ्टिस्ट करके, तो वो भी आप ध्यान रखें। डिस्क्राइब द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स इन द प्रिवेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर यह है कि संगठित अपराध की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की भूमिका का वर्णन करें। तो इस ढंग से कोई और भी मान लेते हैं, कोई और फोर्स हो, उस पर बात होगी। कुछ अपराध के कारण क्या है, प्रकृति क्या है, उस पर भी बात हो सकती है। 13वां नंबर पर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर और उसके सिविल डिफेंस। वैसे ये प्रश्न इससे संबंधित नहीं है, ये इससे पहले वाले में ही आ जाएगा। इसमें लिखा गया है कि एग्जामिन द रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका का परीक्षण कीजिए। चलिए, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मुद्दे, देखिए इस पर 2 क्वेश्चन आया, यानी कि कोविड के बाद से लेकर अब तक यह एक बहुत ही, जैसे कि आपने देखा अभी इतिहास से संबंधित यदि आप बात करेंगे, यदि मैं आपसे बात करूं कि इसका जो फेवरेट सेक्टर में आपको बात कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा, तो आप देखेंगे क्या, ये जो पहला टॉपिक आप देख रहे होंगे, यदि आप बात करेंगे, यदि मैं पहले टॉपिक पर आ जाऊं जिसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता और संस्कृति था, तो यहां से 2 प्रश्न थे। और जब 12वें नंबर आप टॉपिक पर आते हैं, जब आप, मैंने आपसे बात कही कि जब आप 12वें नंबर टॉपिक पर आते हैं जिसमें बहुत सब टॉपिक्स हैं, तो वहां से भी आपको दिखेगा 2 प्रश्न। और जैसे आप हेल्थ सेक्टर पर आते हैं वहां से भी आपको 2 क्वेश्चन मिल रहा है, यानी हेल्थ से 2, इतिहास वाले सेक्शन से 2 और 12वें नंबर टॉपिक से 2, यानी 3 टॉपिक ने 6 क्वेश्चंस दे दिए।
ये और स्वास्थ्य चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 प्रश्न क्या क्या आया, डिस्कस द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश इन द उत्तर प्रदेश। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कहां पर स्टैब्लिश हुआ। आगे, उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम आयुष विश्वविद्यालय के स्वरूप एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न है, एग्जामिन स्टेट्स गवर्नमेंट एफर्ट इनिशिएटिव एंड पॉलिसी डायरेक्शन इन द मेडिकल एंड हेल्थ केयर स्फीयर विथ रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश हेल्थ पॉलिसी 2018। उत्तर प्रदेश हेल्थ पॉलिसी पर आया है 2018 पर प्रश्न कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति 2018 के संदर्भ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों, पहलों और नीति निर्देशों की जांच करें। एकदम सीधा उठा करके दिया। शिक्षा प्रणाली भी है, शिक्षा प्रणाली पर एक बार प्रश्न आया है, ऑपरेशन कायाकल्प पर प्रश्न आया हुआ है, देखिएगा इसको। आ सकता है नई शिक्षा नीति और उसका उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंटेशन, वो भी आ सकता है। अगला है उत्तर प्रदेश, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। हर सेक्टर में पढ़ना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश में नगरों की संख्या जो क्या कहता है स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है, वो सब पढ़ना पड़ेगा। यूपी के करंट अफेयर बिल्कुल पढ़िए। जल शक्ति मिशन पर भी अलग से आ रहा है, एक टॉपिक दिया हुआ है, इससे संबंधित वेलफेयर स्कीम और जल शक्ति, इसके लिए इसने अलग एक टॉपिक बना रखा है। जितने भी वेलफेयर स्कीम है हम लोग उसको पढ़ेंगे आने वाले समय में। वही 19वां नंबर में देखिए तो एनजीओ के इश्यूज, कंट्रीब्यूशन, इम्पैक्ट। पहले आपको एनजीओ समझना पड़ेगा, इश्यूज, पैसे मिलने में प्रॉब्लम होता है, फिर कुछ गलत तरीके से पैसे भी ले लेते हैं, पता भी नहीं चलता, उसका कंट्रीब्यूशन, उसका इम्पैक्ट। टूरिज्म पर इस बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की व्यापक संभावनाओं पर प्रकाश डालिए, ये तो अलग हुआ। आजकल बहुत सारे सर्किट बन रहे हैं, बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, है ना, ये सब चीजें, तो वो भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे है emphasis on the innovation in the various field of Uttar Pradesh issue and its impact on the employment and social economic development of the society। ये 21वां टॉपिक है, 20वां पर एक क्वेश्चन था, 21वां ये टॉपिक है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार पर जोर, मुद्दे और समाज के रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव, यानी नवाचार का क्या प्रभाव हो सकता है सामाजिक आर्थिक विकास और एम्प्लॉयमेंट पर, यह प्रश्न है। इसका देखिए क्या है, एक क्वेश्चन भी आया हुआ इस पर कि व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर पॉलिसी 2021। उत्तर प्रदेश का डेटा सेंटर 2021 के प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसकी चर्चा कीजिए। वैसे ऐसा नहीं कि इसी से रिलेटेड है, लेकिन माना जा सकता है सब करंट में भी आप रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते थे। तो आपने ये देखा कि उत्तर प्रदेश का जो हम लोगों का यूपीपीसीएस का जो पेपर 5 है उसका सिलेबस देखा, थोड़ा सा हल्का सा ही हमने डिकोड किया, और जो आपके 20 प्रश्न आए थे वो कहां से आए वो भी मैंने बताया। 3 टॉपिक मैंने बताया जहां से क्वेश्चन 6 पूछ दिए गए। तो अगली क्लास में हम लोग प्रत्येक टॉपिक, पहली हम लोग की जो क्लास होगी उसमें हम लोग एकदम ये भी हो सकता है कि हम लोग पहली टॉपिक से शुरू करें चीजों को, और या आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि पहले कहां से शुरू किया जाए, ठीक है। ये क्लास रेगुलर चलते रहेगी, ऐसे ही आप देखते रहें। नमस्कार।